हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th आईसीएससी। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से कि सेल जो है ये क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, है ना। पूरी हिस्ट्री आप लोगों ने देखी, याद है कि नहीं। एंटनी वॉन लिवान हुक का कंट्रीब्यूशन, रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन, ऐसे कैसे करके माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया था? एंटनी वॉन लिवान हुक। ठीक है ना, ये सब पढ़ा दिया गया है। उसके अलावा हम लोगों ने हिस्ट्री के अलावा माइक्रोस्कोप्स देखे कि माइक्रोस्कोप्स जो हैं ये दो तरीके के, सिंपल और कंपाउंड, ऐसे लाइट माइक्रोस्कोप भी थे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी थे। तो याद होगा आप लोगों को, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो सेल का, चाहे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स हो, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, और क्या क्या पढ़ लिया था? सेल का शेप, साइज, याद है? तो शेप साइज ये किस पर डिपेंडेंट करते हैं? फंक्शन पे। जैसा सेल फंक्शन परफॉर्म करेगी वैसे ही वो शेप अटेन कर लेगी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया था। साइज में और क्या सीखा था? स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, है ना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसके अलावा अगर याद हो आप लोगों को तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि सेल की बनावट, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि चाहे एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा, और चाहे एक लार्जेस्ट ब्लू व्हेल हो, ठीक है, कोई भी इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, सब में बेसिक जो मतलब फंडामेंटल संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, आप लोग देखो सेल की ही है, सब सेल से ही बने हैं। ठीक है, और सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सबका कॉमन है। क्या स्ट्रक्चर है? सेल के चारों ओर एक बाउंड्री है, इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल के अंदर एक छोटी सी बॉल थी, क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस। और उसी बॉल के चारों ओर एक डेंस पानी सा भी पड़ा हुआ था, उसको आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सबका कॉमन था। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल उठा के देख लो, उसमें यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसका फंक्शन देख लिया था। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अलाउ करती है सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू इट, सबको अलाउ नहीं करती। इसके अलावा आप लोगों ने एक स्पेशल लेयर और पढ़ी थी जिसको आप क्या बोल रहे थे? सेल वॉल। ये सेल वॉल किस में मिलेगी? प्लांट सेल में, फंगल सेल में, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें भी पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर? पीएम पढ़ लिया था, सेल वॉल पढ़ लिया था, सीडब्ल्यू, और आई थिंक न्यूक्लियस भी कंप्लीट हो गया था। याद है कि नहीं? तो न्यूक्लियस वाला जो सेक्शन है, इसी का ही कुछ लास्ट का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डीएनए और जीन्स वगैरह के बारे में। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट ही हैं। मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट ही, और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। आज हमें बेसिकली मेन क्लास जो है हमारी वो है न्यूक्लियस से बाहर ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो आप लोग ज़रा रिकॉल करो, ये सब लिखते रहो भाई। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना लिखे तो भूल जाओगे। जनवरी फरवरी में जब पढ़ोगे ये सब चीज़ें दोबारा से। अगली हेडिंग बनाइए आप लोग। हेडिंग मत बनाओ, पहले एक बार न्यूक्लियस वाला सेक्शन रिकॉल कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस में पढ़ाया था कि जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हमने जूम किया था। ठीक है, और इसमें हमने देखा था कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेनस का मतलब 2 मेम्ब्रेन्स मिलती हैं। ओके, 2 मेम्ब्रेन्स यहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जो उसको चारों ओर से घेरे हुए। ये था न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसी के अंदर डेंस बॉडी थी कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में मैंने आप लोगों को एक स्पेशल बात बताई थी कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, ये न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक न्यूक्लियस में। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि एक ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन, एज पर द रिक्वायरमेंट, इसका नंबर जो है वो रहता है। फाइन। और यहीं पर ही आप लोगों को बताया था कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क बना लेते हैं, इसको ही आप क्या बोल देते हो?
क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। और इसी क्रोमेटिन नेटवर्क में दो चीज़ें थी, हाँ, कौन कौन से सामान थे, एक तो डीएनए और दूसरा व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट्स आते हैं, उन्हीं सेगमेंट्स को आप क्या बोलते हो, जीन। और जीन का रोल भी बताए थे, क्या रोल बताए थे कि जीन एक तो प्रोटीन बनवाने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा, प्रोटीन बनाएगा कौन सेल के अंदर, सेल के अंदर ऐसा क्या सामान है जो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री तो वही थे ना। और राइबोसोम को कौन बनवाने में मदद कर रहा था, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोलस नहीं होगा तो राइबोसोम भी नहीं बनेंगे, राइबोसोम नहीं बनेंगे तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, भले ही कितने बढ़िया जीन्स हो, ठीक है। और जीन जो है वो मैसेज दे रहा था कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन बनाएगी तो ये फैक्ट्री ही, ठीक है। लेकिन इस फैक्ट्री के पास कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो कोई नया प्रोटीन डिज़ाइन कर दे। तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास थी, जीन के पास, ठीक है। तो ये जीन एक इन्फॉर्मेशन, एक दलाल बना रहा था, मैसेंजर बना रहा था, उसको ये आप क्या बोल रहे थे, एमआरएनए। और यही एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास और बोलता है भाई मैं तो इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ, अब तुम प्रोटीन बनवा दो जल्दी से। तो ये राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनवा देता है। और जैसे ही प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन तो आपको पता है दुनिया में जो सेल है उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कोई ब्रेक डाउन करवाना है, कोई सिंथेसिस करवानी है, तो ये सारे काम हमारी सेल में प्रोटीन्स ही करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए तो बोल सकते हैं कि सेल में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं या रिएक्शंस जो भी हो रही हैं, वो अल्टीमेटली कौन करवा रहा है, जीन, ठीक है। क्यों, कैसे, वो सब समझ लिया, क्योंकि यही नहीं होंगे तो प्रोटीन कौन बनवाएगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। भले ही कितनी बड़ी फैक्ट्री हो एक सेल के अंदर, उनको पता ही नहीं कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनाना है। इसको आप ऐसे समझ लो, ये बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड है, ये कहेंगे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ही हम प्रोटीन बना पाएंगे, राइबोसोम, ठीक है। इस वजह से ही ये जीन्स पे डिपेंडेंट है प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि डीएनए इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। क्यों डीएनए इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया होगा, नहीं बताया तो अब सुन लो। डीएनए इसीलिए एक इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, दुनिया डीएनए के पीछे इसीलिए पड़ी हुई है क्योंकि सेल को कैसे कंट्रोल करना है, सेल के अंदर कैसे काम करवाना है, कैसे काम चलाना है, ये इन्फॉर्मेशन सारी किसके पास स्टोर्ड है, डीएनए के पास स्टोर्ड है। किस में स्टोर्ड है, उसके जीन्स में स्टोर्ड है, ठीक है। तो अगर गलती से भी जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर दी तो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी तो प्रोटीन भी गलत बनेगा, प्रोटीन गलत बनेगा तो काम भी गलत होगा, काम भी गलत होगा तो फिर सेल का डिस्ट्रक्शन तय है, ठीक है, उसका खात्मा बिल्कुल तय है। तो इसीलिए डीएनए इतना इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल हमारी सेल का कंसिडर किया जाता है, पहली बात, ठीक है, क्योंकि जीन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बताई गई थी कि क्योंकि जीन्स बॉडी कैरेक्टर्स भी देते हैं तो इसलिए भी वो ज़रूरी हो जाते हैं। ये बॉडी कैरेक्टर्स वाला पार्ट आप लोग क्लास 10th में सीखेंगे इन जेनेटिक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे जो भी बॉडी फीचर्स हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं, तो पेरेंट्स ने भी स्पर्म और ओवम के ज़रिए अपना न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट किया है, और न्यूक्लियस में कौन है, डीएनए, डीएनए में जीन्स, तो ऐसे करके फाइन, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे, ठीक है। तो डीएनए क्यों ज़रूरी है ये हमने समझ लिया, ये हमने सीख लिया। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात और बताई थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर स्पीशीज़ में अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल ना समझे, कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि हम डॉग से अलग हैं, है ना, हम लोग कैट से अलग हैं, कैट डॉग से अलग है, ठीक है, डॉग लायन से अलग हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसका मतलब ज़रूर क्रोमोसोम नंबर की वजह से ही होगा, सबके क्रोमोसोम नंबर अलग अलग आ रहे होंगे, इस वजह से सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके क्रोमोसोम नंबर सेम है, जैसे प्लांट का, कोई प्लांट है उसका क्रोमोसोम नंबर किसी एनिमल के क्रोमोसोम नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि एनिमल बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, मान लो उनके अंदर 38 क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे कोई प्लांट देखा गया, उस प्लांट की सेल्स देखी गई, तो उसकी जो सेल्स देखी गई उसके अंदर क्या मिला, उसके अंदर भी 38 क्रोमोसोम्स मिले। तो अब वो तो प्लांट बन गया और वो एनिमल बन गया, जबकि क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम है,
है कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे तभी डिफरेंट होंगे, तभी हम स्पीशीज अलग अलग होंगे एक दूसरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हम सब एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे जीन्स अलग अलग हैं। फाइन, ह्यूमन बॉडी में अलग जीन्स मिलते हैं, है ना? ऐसे आप लोग प्लांट की बॉडी में देखो, वहाँ दूसरे तरीके के जीन्स मिलेंगे, भले ही हमारे जैसा क्रोमोसोम नंबर हो उनका, हमारा 46 है उनका भी 46 हो, क्रोमोसोम नंबर भले ही सेम हो लेकिन जीन्स अलग अलग होंगे, इसीलिए वो हमसे डिफरेंट है। ओके तो इसीलिए जितनी भी स्पीशीज इस ग्लोब पर एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट जीन्स, ना कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फाइन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कुड बी सेम, एक सेम नंबर हो सकता है उनका। ओके तो ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी था, आप लोगों को पूरा न्यूक्लियस बता दिया। डीएनए का रोल अगर आप लोग लिखना चाहते हैं और लिख लो। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस डायरेक्टर ऑफ द सेल कैसे हुआ? कैसे हुआ आप तो बता ही दोगे, हाँ? या ब्रेन ऑफ द सेल क्यों हुआ, कंट्रोलर ऑफ द सेल क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए ही तो कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन बना बना करके, प्रोटीन ही सारे काम करवाते हैं, है ना? और प्रोटीन को बनवा ही ये रहा है, और अगर यही नहीं होगा तो करवा लो काम फिर सेल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए उसको ब्रेन ऑफ द सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल बोल रहे थे। तो ये आप लोग अपने लेवल पर लिख सकते हैं, मैंने लिखवा दिया होगा, एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख सकते हैं। चलो, तो ये एक दो बातें और कंप्लीट करो भाई, ये रह गई थी लास्ट क्लास में, इनको लिखो। सबसे पहले लिखो, जीन से लिखवाया जा रहा था जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो इसमें लिखो the species on our globe, the species on our globe is different from others due to हाँ जी, due to genes or number of chromosome, genes, due to different genes, not due to chromosomal number, क्रोमोसोमल नंबर के बेसिस पे नहीं, जीन्स के बेसिस पर। ठीक है, ये आप बात ज़रूर ध्यान रखें। और एक पॉइंट लिख लो, डीएनए का रोल, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, फिल्म्स भी देखते ही होंगे आप लोग, तो जो फिक्शनल मूवीज़ होती हैं साइंस फिक्शन बेस्ड और थोड़ी बायो से संबंधित हैं वो, तो फिर आप लोग पता ही है, डीएनए वीएनए का नाम तो आता ही आता है, डीएनए के पीछे पड़े रहते हैं। तो रोल ऑफ डीएनए ये लिख लो, कंट्रोल्स सेल्यूलर एक्टिविटीज़, भाई कंट्रोलर यही है, सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ठीक है, दूसरा कैसे कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़, वो बता ही दिया आप लोगों को, क्योंकि उसमें जीन्स हैं, है ना? और जीन्स है तो आगे फंक्शन वो कैसे करेंगे, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। और दूसरा आप लिख लो, रोल इन गिविंग बॉडी फीचर्स, ओके। तो ये हो गया है कंप्लीट न्यूक्लियस वाला सेक्शन। अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, यहाँ ऊपर लिखा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन
ये क्वेश्चन होमवर्क है, समझेंगे यहाँ, लिखेंगे खुद। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, और आप लोग जानते ही हो, ठीक है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रखे हैं पिछली क्लास में उन्हें पता होगा कि जो होमवर्क है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, मैं पहले से बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है, कि होमवर्क का कुछ ना कुछ पार्ट पक्का टेस्ट में मिलेगा। तो आप लोग जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है सारा का सारा करो, कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसीलिए कैसे भी आ जाए, ऐसा भी नहीं एग्जैक्ट उठ कर आएगा, ठीक है, वो मेरे ऊपर है। तो इसीलिए आप लोग होमवर्क ज़रूर किया करें, इग्नोर करोगे तो पता चल ही जाएगा क्या है आप लोगों का, कितना कर रहे हो प्रिपरेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसको समझेंगे, लिखेंगे खुद। हाँ भी बच्चों, अब ज़रा समझो क्या कंसेप्ट है। जैसे कि नाम में ही आ रहा है प्रोकैरियोटिक, कैरियो वर्ड लगाते हैं न्यूक्लियस के लिए। अभी कुछ भी मत लिखना, पहले समझ लो, ओके। ये वैसे भी होमवर्क है, मैं लिखवाऊंगी कुछ नहीं, तो आप लोगों का कोई बनता ही नहीं, ऐसे वर्ड्स थोड़ा ना लिख सकते हो आप। तो कैरियो न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओके। ऐसे ही यहाँ पर कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और यू मीन्स ट्रू। तो पहले तो इन भाषाओं का मीनिंग ही समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़े लैटिन ग्रीक जो ओल्ड लैंग्वेजेस थी वहीं से शब्द लिए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो है इसमें ये कौन सी सेल होती हैं, देखो एक बात समझो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की सेल मिलती है, ठीक है, चाहे वो किडनी की सेल हो, चाहे वो लिवर सेल हो, ब्रेन सेल हो। ऐसे प्लांट सेल, प्लांट बॉडी में भी आपको अलग तरीके की सेल मिलेगी, रूट की सेल्स मिलेंगी, है ना, ऐसे लीफ की सेल्स मिलेंगी, फाइन। तो ये जितनी भी सेल्स होते हैं इनको हमने मोटे तौर पर न्यूक्लियस के बिहाफ पर दो भागों में बांट दिया, कि पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पे न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरीके की सेल्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस है, कि प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, फाइन। तो इसको समझिए ज़रा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और डीएनए इस मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल पैक्ड होता है, और बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये हकीकत है, ठीक। तो ऐसी सेल को जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्रोमेटिन या फिर डीएनए इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए साइटोप्लाज्म में ना होकर के न्यूक्लियस में मिले, ठीक है, क्योंकि उसके चारों ओर क्या है, मेम्ब्रेन। तो ऐसी सेल को आप क्या बोल देते हो, यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब ट्रू और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की परिभाषा पर खरा उतरने वाला। तो न्यूक्लियस की जो भी डेफिनेशन है उस पर ये सेल खरी उतरती है, ठीक है, ये सेल खरी उतरती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, क्रोमेटिन डीएनए भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, सारी चीज़ें हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेनली है जो कि डीएनए को अलग कर रही है साइटोप्लाज्म से। तो ऐसी सेल को आप क्या बोल देते हो, यूकैरियोटिक, ओके। और जिनमें ये सुविधा नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो डीएनए है, यहाँ पे मैं दूसरी सेल बना रही हूँ, दूसरे पेन से बनाते हैं भाई ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होएं। ये एक दूसरी सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये है डीएनए, फाइन। और ये जो डीएनए है ये पड़ा हुआ है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो ऐसी सेल जिसमें डीएनए कहाँ मिले, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि सी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्यों कहा कहलाया जा रहा है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से इस सेक्शन को अलग कर रहा है, मेम्ब्रेन अलग कर रही है ना, पार्टीशन डेवलप कर दिया उसने। अब मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, दीवार ही हटा दी। तो जब दीवार ही हटा दी तो जो सामान यहाँ है अब वो कहाँ पाया, कहाँ मिलेगी उसकी लोकेशन, साइटोप्लाज्म में मिलेगी। तो डीएनए यहाँ पर कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती और डीएनए साइटोप्लाज्म में मिलता है, ऐसी सेल को आप क्या बोलते हैं,
प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुरानी। तो जब दुनिया की शुरुआत हुई थी और पहली सेल जो आई थी वो प्रोकैरियोटिक ही थी, क्योंकि आप खुद सोचो ना इतनी डेवलप कहाँ है ये तो इतनी डेवलप्ड है, इसने तो मेम्ब्रेन भी डेवलप कर ली अपने अंदर। ऐसे समझ लो कि खाली ज़मीन है, एक खाली लैंड है, ठीक है, तो खाली लैंड इनिशियल स्टेट को दिखा रहे हैं, फिर उस लैंड पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ, फिर और कंस्ट्रक्शन हुआ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रेडी हो गई। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, है कि नहीं, तो वो बाद में आया और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और वो खाली लैंड जिसमें कम सामान है तो वो सिंपलर स्ट्रक्चर है, तो वो पहले आया होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए कम डेवलप्ड होती है, वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, बहुत पुरानी सेल है, सबसे पहले आई थी, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका नाम ऐसा है, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखें। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक, एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक, पहली बात। दूसरी बात कि साइटोप्लाज्म में रहेगा यहाँ डीएनए और वहाँ तो पूरा पैक्ड ही है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड उस जगह का नाम है, रीजन का नाम है, उस एरिया का नाम है जहाँ पर ये डीएनए प्रेजेंट है। ये पूरी सेल है, इस सेल के अंदर ये डीएनए है, तो ये डीएनए जिस इस इतने एरिया में आ रहा है, मतलब जितना भी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो जितना भी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा उस रीजन को आप क्या बोल दोगे, न्यूक्लियोइड। बात समझ में आई? बच्चे क्या समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ न्यूक्लियस जो पूरा डेवलप नहीं है उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, मतलब फुल्ली डेवलप्ड तो हो गया न्यूक्लियस और इम्प्रॉपर तरीके से जो डेवलप है वो हो गया न्यूक्लियोइड। ऐसा नहीं है, बेसिकली न्यूक्लियोइड उस रीजन का नाम है जहाँ डीएनए प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म में वो रीजन जहाँ डीएनए मिलता है उस जगह को क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपको डिफरेंस बता दिया। और आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, आप क्योंकि छोटी सेल है तो ज़्यादा सामान तो मिलेगा नहीं साइटोप्लाज्म में, नेचुरल बात है, कितना झेल लेगा, छोटी सी सेल है, ये सबसे पहले आई थी। तो यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, अभी पढ़ेंगे आगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ओके। सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स के नाम पे सिर्फ एक ऑर्गेनल है, दैट इज राइबोसोम। और राइबोसोम भी कैसे, छोटे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्मॉलर और एक होते हैं लार्जर। तो जो स्मॉलर राइबोसोम है वो यही रखते हैं, ठीक है, 70S राइबोसोम। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है इसके पास तो बहुत बड़ा एरिया है, तो ये तो दुनिया भर के ऑर्गेनल्स अपने पास रखती है, ठीक है, काम करने के लिए कंपार्टमेंट्स। तो ऑर्गेनल्स भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, लेकिन यहाँ जो राइबोसोम है वो कैसे होते हैं, लार्जर, ठीक है, स्मॉलर नहीं होते, लार्जर होते हैं। बात समझ में आई? स्मॉलर भी होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनल्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल होते हैं उनमें मिलेंगे, वो मैं अभी आके आपको बता दूंगी, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म में तो लार्जर मिलेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस थे, सारे आप लोगों को बता दिए। तो अब एक बात मुझे बताओ, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर तुम लोगों को क्लास 7th याद हो तो उसमें आपने किंगडम मोनेरा पढ़ा होगा। तो किंगडम मोनेरा जो था उसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे। तो ये जो क्रिएचर्स हैं हमारी धरती पर, जितने भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जिस्ट करती है ना, ये जो क्रिएचर्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास। इनको छोड़ के जितने भी सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो अमीबा की सेल हो, चाहे वो फंगस की सेल हो, है ना, चाहे वो पैरामीशियम की सेल हो, चाहे वो एक ह्यूमन सेल हो, कोई सी भी सेल हो, सब में कौन सी सेल मिलेगी, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसीलिए तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, स्मॉलर राइबोसोम सिर्फ कहाँ मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक में लार्जर भी मिलते हैं और स्मॉलर भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। स्मॉलर ऑर्गेनल्स में मिलते हैं, वो अभी आगे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ और आप लोगों को क्या बताई कि न्यूक्लियोइड कहाँ मिलेगा,
प्रोकैरियोटिक में वहाँ कोई न्यूक्लियोइड वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं और एग्जाम्पल फिर लास्ट में लिख देना कि बैक्टीरिया ब्लूगिन एल्गी जो है दे विल कम अंडर प्रोकैरियोटिक, और वो बाकी सारे कौन से में आ गए, यूकैरियोटिक में, ठीक है भाई क्लास। तो ये एक होमवर्क हो गया डिफरेंशिएट का। एक और होमवर्क दे देते हैं, बट वो कब दे, लास्ट में दें या अभी दें? अभी ले लो आप लोग, ठीक है। भले ही वो आप लोग बाद में कर लेना, वो अभी मत करना, क्योंकि वो तभी कर पाओगे जब आप लोग सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए तो अगला क्वेश्चन और लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल। भाई मिनिमम 4 पॉइंट्स तो लिखो एटलीस्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, 4 पॉइंट तो कम से कम लिखो, ठीक है। यहाँ भी इतने तो लिख ही लेना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल आप लोगों को बता दिए। ये क्वेश्चन आप लोग ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद ही लिखना, भले आप जगह छोड़ना चाहो जगह छोड़ दो, दोबारा क्वेश्चन डाल के लिखना चाहो तो वैसे लिख लो जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, ये सब बता ही दिया। तो अब न्यूक्लियस से बाहर क्या सेक्शन है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अगली बड़ी हेडिंग बनाइए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो है साइटो, साइटो मीन्स सेल, ठीक है, और प्लाज्म मीन्स उस दिन भी बताया था सेमी लिक्विड, है ना। ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं जो आप लोग पानी पीते हो, ये थोड़ा सा डेंस लिक्विड है। तो साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें आ गई, डायग्राम से ही समझा करो थोड़ा कंसेप्ट। यहाँ पर ये हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से बाहर वाला पार्ट है कि नहीं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास में, साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें हैं, यहाँ ब्रैकेट में आप लोग लिख लो, सेमी लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो साइटोसोल हैविंग सेल ऑर्गेनल्स, और यहाँ हो गया सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल, सोल मतलब वही पानी, मतलब जो पानी वाला पार्ट है उसको बोल दिया साइटोसोल, और उसी पानी के अंदर जो ये ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं, उन्हें ही आपने क्या बोल दिया, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो इस पानी और ऑर्गेनल्स को मिला करके क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई, ओके। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या होते हैं, they are basically little organs of cell। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, जैसे हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ऐसा है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही सेल के अंदर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लिटिल ऑर्गन्स ऑफ सेल, ठीक है। तो यही चीज़ें अब हमें डिस्क्रिप्शन में पढ़नी है। तो पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा लें, ER ही लेते हैं। तो पहले हेडिंग बनाइए, नंबर 1, पहला सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, इन शॉर्ट ER।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अभी डायग्राम मत बनाना आप लोग, पहले समझ लो। ये हो गया न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेनस है तो डबल मेम्ब्रेनस दिखा देते हैं इसको। ये मैंने आधा दिखाया है, पूरा दिखाते हैं ना इस तरीके से, ये रहा, तो उसको आधा कर दिया, बीच में से उतना ही पार्ट दिखाया है। ओके, तो ये इसके पोर्स हो गए, ये हमने पोर्स दिखा दिए। ओके, थोड़ा डायग्राम आप लोग अभी मत बनाओ, पहले सीख लो कि बनाना कैसे है, फिर दूसरे पेन से इसके चारों ओर बना लेते हैं ईआर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या दिखाते हैं अभी, ये इसी मेम्ब्रेन के ऊपर देखो किस तरीके से बनाना है, मतलब एक भूल भुलैया टाइप्स आप लोगों को रेडी करना है, ये है कि नहीं, कि घूमते रह जाए। सॉरी, ठीक है, और बनाना चाहो इसको और एलोंगेट कर सकते हो। बन गया? अब समझो भाई, पहले समझ लो फिर बनाते रहना। देखो, इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्म मीन्स वही पानी, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, रेटिकुलम वर्ड लगाते हैं आप नेटवर्क के लिए। तो अगर आप एक सेल के अंदर ईआर को देखने की कोशिश करो तो आप लोग क्या पाओगे, माइक्रोस्कोप से दिखेगा ना, तो ये आप क्या पाओगे कि ये पूरा भूल भुलैया नेटवर्क जाल जैसा बिछा हुआ है पूरे सेल के अंदर, है कि नहीं, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सराउंड, किसको सराउंड करता है, सराउंड्स दी न्यूक्लियस। फाइन, न्यूक्लियस को सराउंड करता है, दैट इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, इससे जुड़ा हुआ रहता है, एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई? तो न्यूक्लियस के साथ पूरा अटैच्ड है। ये मैंने आपको कुछ पार्ट दिखाया है, ऐसे न्यूक्लियस जितना भी बड़ा होगा उसको चारों ओर से घेरे हुए होगा ये। ठीक है, काफ़ी हद तक, इसीलिए इसको रेटिकुलम बोल देते हैं। पूरा जाल सा लगता है, जैसे फंस जाएंगे अच्छे से अगर घूमने निकल पड़े तो सराउंड्स द न्यूक्लियस दैट इज एसोसिएटेड विद, सराउंड्स द न्यूक्लियस दैट इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात ये आपको मिलेगा इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, जैसे आप लोग देखो, जो ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस बाउंड्री जिसको आप बोल देते हो, 2D में तो बाउंड्री ही है, और अगर 3D में देखो तो वैसे तब भी बाउंड्री होगा, लेकिन ये पूरा सरफेस हो गया। ठीक, तो ये जो है इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उस पार्ट को आप बोल देते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले समझ लीजिए, बाद में लिखना। ईआर दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का, कौन कौन सा, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। ठीक, आरईआर और एसईआर। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इससे जिस पार्ट पर ईआर बहुत बड़ा है तो ईआर के जिस पार्ट पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स दिखाई हैं दे आर राइबोसोम्स। ओके, तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये लार्जर वाले ही होंगे। क्यों लार्जर वाले होंगे? हाँ, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया सेल ऑर्गेनल्स कौन सी सेल में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल में
जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़्यादातर लार्जर ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लार्जर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और ये इसकी सरफेस से अटैच्ड होंगे, ठीक है, ताकि प्रोटीन वोटीन बना सके। तो ये जो राइबोसोम है जिस जिस जगह अटैच होंगे माइक्रोस्कोप में ईआर का वो पार्ट आपको रफ दिखाई देगा, खुरदरा सा दिखाई देगा, जैसे सैंड पेपर होता है। तो सैंड पेपर आप लोग देखो वो थोड़ा रफी सा दिखाई देता है ना, रफ सरफेस दिखाई देता है, तो बिल्कुल वैसा कुछ पता मतलब फील होगा। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या बोल देते हैं, आर ई आर। और वहीं दूसरा पार्ट जहाँ राइबोसोम अटैच नहीं है उसको क्या बोल देंगे, स्मूथ ईयर। नेचुरल बात है, रफनेस आई किसकी वजह से रही थी, राइबोसोम की वजह से, वो वहाँ है नहीं, तो इसीलिए उसको क्या बोल देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। तो आर ई आर जो होता है इसमें आपको क्या मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। बात समझ में आई, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं लार्जर, और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए तो स्मूथ है, सो नेम्ड सो, इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है, ठीक है, नेम्ड सो, नेम्ड SCR, दैट इज अपीयर स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में स्मूथ दिखाई देता है, ठीक है। और ये राइबोसोम ड्यू टू विच अपीयर रफ, रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई क्लास, इतनी बात तो समझ में आई, रफ क्यों दिखाई दे रहा है, स्मूथ क्यों दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से प्रोटीन कौन बनाता होगा आपके अकॉर्डिंग। इतनी देर से प्रोटीन प्रोटीन की बातें हुई है, लास्ट क्लास में भी बहुत हो गई, हाँ, आर ई आर, ठीक है। तो आर ई आर जो है इट फॉर्म्स प्रोटीन, तो इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। क्यों, क्या है इसमें ऐसा, राइबोसोम्स। तो जहाँ जहाँ राइबोसोम अटैच्ड है उस पार्ट को आर ई आर बोला था, तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। लिख सकते हो, अब आप लोग ये लिखना शुरू करो, सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और दूसरा, ये तो प्रोटीन बनाने से रहा क्योंकि इसके पास राइबोसोम ही नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, सिंथेसाइज, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख लेना फंक्शन, ऐसे यहाँ लिख लेना फंक्शन, यहाँ सिंथेसाइज प्रोटीन, सिंथेसाइज लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स यानी कि फैट्स, लिपिड्स फैट्स, ठीक है। यहाँ आप लोग लेबलिंग कर लो, लेबलिंग करिए भाई। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पार्ट इसको क्या बोल देंगे, आर ई आर, ठीक है, ये पार्ट हो गया आर ई आर। और ये सेक्शन जहाँ मैंने कोई राइबोसोम नहीं दिखाया है तो इसको आप एरो डाल के लिख लो SER। कहीं भी कैसे भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इस पूरे में राइबोसोम दिखा दो, इसमें मत दिखाओ, ठीक है, या फिर वैसे दिखा दो, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। क्योंकि पूरा फैला हुआ होता है तो कुछ पार्ट SCR हो जाता है, कुछ पार्ट RER हो जाता है। तो RER और SCR ये बता दिया, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर्स हो गए, ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पता ही है आप लोगों को, पढ़ चुके हैं पहले ही। प्रोटीन बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, तो यहाँ लिख लेना, डायग्राम के नीचे डायग्राम जरूर लिखा, नाम जरूर लिखा करो, स्ट्रक्चर ऑफ ER। तो ये सारा कुछ पार्ट था ER का। तो सेल को जब भी क्या बोलते हैं आप, सेल को जब भी प्रोटीन बनवाना होगा या लिपिड्स बनवाने होंगे, फैट बनवाने होंगे, ठीक है। लिपिड्स का कहाँ यूज़ है, ये भी पढ़कर बैठे हुए हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड्स की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, तो बनाएगा कौन उसके लिए लिपिड्स, ER बनाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स और लिपिड बनाने का काम इसी का ही होता है, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से बना पा रहा है, राइबोसोम। और राइबोसोम किसकी मदद से बनाएंगे, इंफॉर्मेशन कौन देगा, जीन्स। समझ रहे हो कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम होता है सेल में। ऐसा नहीं है जो मन में आया जिसने काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है भाई, बहुत सिस्टमैटिक वर्क होता है। तो ये आप लोग डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद
नंबर 2, अब क्योंकि राइबोसोम हो गया है कंप्लीट, तो यहीं लिख के आप लोग ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं। राइबोसोम के बारे में अलग से लिखना चाहें अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं लिख लो सब हेडिंग बना करके राइबोसोम्स नंबर 2 डाल के, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्रीज इन सेल, ठीक है। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज इनमें होती हैं, सॉरी ये प्रोटीन फैक्ट्री खुद होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनता है लार्ज अमाउंट में। तो राइबोसोम जो हैं ये सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर सेल। और 2 तरीके के होते हैं राइबोसोम्स, लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर के ब्रैकेट भी लिख लेना, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल में मिलते हैं। और लार्जर फाउंड ओनली इन, हाँ जी, ओनली इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, और लार्जर में फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। और आप लिखना चाहो इसमें एक बात और लिख लो कि राइबोसोम खुद किसके बने हुए होते हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी 9th के लेवल पर, आप लोग अपने लेवल पर याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम मतलब इनकी क्या संरचना है, क्या बनावट है। तो दे आर मेड अप ऑफ 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इनकी बनी थी ना, ऐसे ये बने हुए होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन, ये खुद प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरा RNA, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है भाई। RNA कहाँ पढ़ लिया था, न्यूक्लियोलस में, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था राइबोसोम्स का, ये हो गया है कंप्लीट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सामान लगता है प्रोटीन लिपिड्स, वो अल्टीमेटली बनाता कौन है, वो प्रोटीन लिपिड्स, ER, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग कनेक्ट करना सीखो इस तरीके से, ध्यान रखना ये सब चीज़ें नहीं याद रहती अपने लेवल पर लिख लिया करो। ये इरेज कर देते हैं अब। नंबर 2 राइबोसोम, नंबर 3 लिखो अब इसके बाद गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। नंबर 3 अच्छा एक चीज़ और, यहाँ राइबोसोम में आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख रही हूँ। नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, और दूसरा ओनली ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, सॉरी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। आप लोगों को बताया ना प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में सिर्फ एक ही ऑर्गेनल मिलता है, वो कौन सा है, राइबोसोम। इसलिए मैंने लिखा ओनली ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बाकी के ऑर्गेनल्स नहीं होते। और नॉन मेम्ब्रेनस क्यों, नॉन मेम्ब्रेनस इसलिए क्योंकि अभी आपने ER का स्ट्रक्चर देखा, उसके चारों ओर इस तरीके से करके मेम्ब्रेन थी, बाउंड्री थी,
इनके चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब नॉर्मल प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर आरएनए है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन और आरएनए का कॉम्बो एक साथ पड़ा हुआ है, उसके चारों ओर अलग से कोई मेम्ब्रेन नहीं है साइटोप्लाज्म में जो उसको अलग कर दे, ठीक है। इसीलिए इसको नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बोलते हैं। तो प्रोटीन और आरएनए इस तरीके से ही बस कॉम्बो बना के बैठे रहते हैं और अलग से कंपार्टमेंट नहीं बन पाता, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। चलो अब आगे देखो गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम ज़रूर बनाएं भाई, ये बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिना डायग्राम के कैसे काम चलेगा। ये हो गए वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल मतलब बैग लाइक एक स्ट्रक्चर जिसमें आप कोई भी सामान रख के यहाँ से वहाँ कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं सामान ले लेकर, यहाँ का सामान ईयर में पहुँचा दिया, ईयर का सामान गोल्जी बॉडी में पहुँचा दिया, इस तरीके से। और ये होते हैं फ्लैटेंड सैक्स। इन फ्लैटेंड सैक्स को आप क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्न सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड लगेगा सिस्टर्नी, ठीक है। इन्हें कहा जाता है फ्लैटेंड सैक, फ्लैटेंड, FLATTENED, फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है। सैक्स का मतलब यहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक तरीके का पाउच है, ठीक है, जिसमें सामान मतलब तैयार किया जा रहा है आगे जो भी इसका फंक्शनिंग करवाने के लिए। तो सिस्टर्न का प्लूरल वर्ड हो गया सिस्टर्नी, उसी का ये कॉमन वर्ड है, कॉमन नाम है। तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, एक ही बात है, फाइन। तो यहाँ आप लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। अब बात आ जाती है गोल्जी बॉडी जो है उसके फंक्शन पे। मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, इन्हीं की तो बनी हुई है, ओके। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, जैसे ईआर ने प्रोटीन बना दिया, लिपिड बना दिया, ठीक है। गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो कोई भी चीज़ जब बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है तो गेहूं है, तो ऐसा तो है नहीं आप गेहूं कच्चा खा जाओगे, उसको प्रोसेसिंग होगी, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करवाया जाएगा, आटे में कन्वर्ट कराया जाएगा, और फिर उस आटे को भी आप कच्चा नहीं खा सकते, है ना, उसको मतलब रोटी वगैरह उसकी बनानी ज़रूरी है, तभी उस फॉर्म में आप खाओगे। तो सेम कंडीशन यहाँ है। तो ईयर ने प्रोटीन और लिपिड तो बना दिया, अब वो जो प्रोटीन है और लिपिड है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट वो फंक्शन करने लायक हो जाए, है ना। तो वही मॉडिफिकेशन कहाँ पर होती है, गोल्जी बॉडी में होती है। तो ईआर से कुछ वेसिकल्स, मैंने अभी बताया सामान को कौन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, वेसिकल, दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, लिख लिया करो अगर ये नहीं याद रहता हो तो ये जो वेसिकल हैं यही ईआर से क्या लेकर आएंगे, प्रोटीन लेकर आएंगे, लिपिड लेकर आएंगे, और ला करके किसको दे देंगे, जैसे यहाँ से ईआर से आ रहे हैं, सपोज मैं यहाँ ईआर दिखा दूँ, ये रहा ईआर, ठीक है। ईआर से ये वेसिकल, इसके अंदर कुछ प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये आ रहा है ईआर से, ठीक है। ये इस तरीके से आप एरो दिखा दो, फाइन। और ये फिर आकर के ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड होते हुए यहाँ दिखा दिया, और ऐड होने के बाद इसके अंदर अपना प्रोटीन रिलीज़ कर देगा, वो प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा, लिपिड को मॉडिफाई किया जाएगा, और फिर उसे रिलीज़ करवा दिया जाएगा। रिलीज़ करवाने का मतलब क्या हुआ, जहाँ भी उसको भेजना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, तो यहीं से एक वेसिकल बड ऑफ होगा। बड ऑफ का मतलब जैसे ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, ये अंदर की तरफ इनवेजाइनेट करेगा, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी, बढ़ेंगी और फिर फ्यूज़ कर जाएंगी, तो ये एक अलग से क्या रेडी हो गया, वेसिकल रेडी हो गया। तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन था वो फिर लेकर के चला जाएगा, और कहाँ जाएगा, जहाँ भी उसको उसकी नीड होगी उस प्रोटीन की, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो, चाहे किसी दूसरे ऑर्गेनल में हो, चाहे न्यूक्लियस में हो, कहीं भी हो, ठीक है, इसको लेकर के वहाँ चला जाएगा। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, प्रोटीन टारगेटिंग या फिर डिलीवरी, या सिंपल हम बोल लेते ना भाषा में कि डिलीवरी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दिया सामान को। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो गोल्जी बॉडी में फंक्शंस, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोल्जी नाम था उन साइंटिस्ट का जिन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम। तो फंक्शंस में कैमिलो गोल्गी, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, नेम्ड आफ्टर कैमिलो गोल्गी, ठीक है, CAMILLO, कैमिलो गोल्गी। तो फंक्शन नंबर 1, मॉडिफिकेशन of lipids and proteins coming from कहाँ से आ रहे हैं वो, ER, ठीक है। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ या सिक्रीशन पर्पसेस, दैट इज delivers the modified proteins and lipids to the required site, in सेल में जहाँ भी ज़रूरत है। और तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, ये अभी हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, अगला ऑर्गेनल यानी कि लाइजोसोम भी गोल्जी बॉडी बनाता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। अब क्योंकि ये डिलीवर करता है जहाँ भी मॉडिफाइड प्रोटीन्स की ज़रूरत है, तो इसको आप डिलीवरी सिस्टम भी बोल देते हो सेल का, डिलीवरी सिस्टम या डिलीवरी हाउस ऑफ सेल। तो ER ने जो भी प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया है, ऐसे लिख लेना जो यहाँ इस तरीके से लिखवाया गया है, तो जो भी प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, वो ER से वेसिकल्स के थ्रू जाएंगे गोल्जी बॉडी में, यहाँ उनकी मॉडिफिकेशन होगी और फिर वेसिकल के रास्ते ही भेज देंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, ठीक है, इसीलिए डिलीवरी सिस्टम है। फाइन, ये सारा कुछ था गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट, अब अगला ऑर्गेनल एक और कर लेते हैं, नंबर 4, लाइजोसोम। नंबर 4, लाइजोसोम। हाँ जी, अब लाइजोसोम को समझते हैं। तो अगर देखा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अल्टीमेटली कौन से ऑर्गेनल्स बनवाने में मदद कर रहे हैं, ER तो है ही है, उसके साथ साथ उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी किया था किसने, GB ने, गोल्जी बॉडी ने, तो इसका भी रोल होता है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पर आपने GB लिखा है, लाइजोसोम से जस्ट पहले आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख ही लो, वैसे इंपॉर्टेंट है कि ER and GB help in membrane बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस। ER एंड गोल्जी बॉडी हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके क्लास,
अब समझते हैं लाइजोसोम, इसको और समझिए। इसमें क्या कंसेप्ट है, देखो लाइजो मीन्स लाइसिस, पहले समझ लो, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, या फिर डाइजेशन। डाइजेशन का भी यही मतलब होता है, चाहे आप डाइजेशन बोलो चाहे आप ब्रेक डाउन बोलो। और सोमा वर्ड लगाते हैं बॉडी के लिए। तो सेल में प्रेजेंट ये एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है, ठीक है, यहाँ पे आप ब्लड बॉडी का मतलब ऑर्गेनल लिख लेना, कहीं आप अपनी बॉडी समझ लो, ठीक है, कहीं कुछ बच्चे समझ लेते हैं ऐसा। तो लाइसोसोम जो है यहाँ पर, ये एक अगर सेल है सपोज, तो ये सेल में ये इस तरीके से लाइसोसोम दिखा दिया, और इसमें इसके अंदर कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, ठीक। तो ये जो लाइसोसोम है, इसमें ऐसा सामान है, वो मतलब ऐसा कंटेंट है जो कि किसी के भी कांटेक्ट में अगर आ गया तो वो उसका क्या करवा देगा, ब्रेक डाउन करवा देगा, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट को बोल दिया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्यों ऐसा नाम क्यों पड़ गया उनका, क्योंकि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, डाइजेस्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं, ब्रेक डाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोल देते हैं। तो चाहे आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलो, लाइटिक मतलब अगेन लाइसिस, ठीक है, तो चाहे आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलो चाहे आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलो। तो लाइसोसोम एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर खूब सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, कई सारे तरीके के, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 तरीके के, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं एंजाइम, ये किसी के भी अगर कांटेक्ट में आ गए तो बस इनका तो एक ही एजेंडा है, ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटीएज, तो प्रोटीएज जो है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स को, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस लिख लो भाई, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, फाइन, प्रोटीएजेस नंबर 1। ऐसे दूसरे आपने नाम सुने होंगे लाइपेजेस, तो लाइपेजेस ये किसको ब्रेक डाउन करता होगा, LIPASES, डाइजेस्ट लिपिड्स, ये लिपिड्स को तोड़ता होगा, है ना। ऐसे ही कार्बोहाइड्रोलेजेस, कार्बोहाइड्रोलेजेस ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है, उनकी यूनिट्स में तोड़ देना। अब तो तुम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो तो अब पता ही होगा, प्रोटीन तोड़ा अगर जा रहा है तो उसकी यूनिट क्या होगी, अमाइनो एसिड। सपोज ये कोई प्रोटीन की चेन है, दूसरे पेन से दिखाते हैं, सपोज ये कोई प्रोटीन की चेन है, तो प्रोटीन की चेन पे अब अटैक हुआ प्रोटीएज का, ठीक है, तो प्रोटीएज क्या करेगा, सीजर की तरह इसको यूनिट्स में तोड़ देगा और इसकी यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी। वो यूनिट्स क्या हैं, अमाइनो एसिड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या थी, ग्लूकोज, है ना, लाइपेज की यूनिट फैटी एसिड, सॉरी लिपिड्स की यूनिट फैटी एसिड ग्लिसरॉल। तो डाइजेस्ट करने का मतलब ही यही है कि रिस्पेक्टिव यूनिट्स में तोड़ देना, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देना। तो यही काम लाइसोसोम करता है सेल के अंदर, फाइन। तो ये तो समझ में आ गया, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये तो जिसके भी कांटेक्ट में आ गया है तो बस ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस क्यों इसमें ऐसा क्या सामान प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हो, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, और वो इस तरीके से वर्क करते हैं। बहुत तरीके के होते हैं, न्यूक्लियसेस भी होते हैं, है ना, सुक्रेज, ऐसे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके उस हिसाब से रिस्पेक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि लाइसोसोम है क्या और क्या काम करता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली। भाई जो आप लोग खाना खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन आप लोगों ने लिया, ठीक है, जो भी खाना खाया उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, है कि नहीं, है ना, वाइटामिन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको तोड़ के मतलब
ब्लड में भेजना, याद करो ये सब न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि इनको तोड़ना और उसके बाद ब्लड में भेजने का काम इस एब्जॉर्प्शन, इतनी बेसिक सी चीज़ आप लोगों को न्यूट्रिशन में बताई थी। तो जो भी आप फूड खा रहे हो उसको डाइजेस्ट कराने में कहीं ना कहीं लाइसोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कोई भी फूड बिना एंजाइम के तो डाइजेस्ट होगा नहीं। कोई भी फूड है, आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो भी एंजाइम की वजह से ही टूट रहे हैं, तभी ग्लूकोज बन रहा है ना। ऐसे ही जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड में अगर कन्वर्ट हुए हैं तो एंजाइम्स यूज़ हुए ही हुए हैं, है ना। तो वो एंजाइम्स रखता कौन है अपने पास? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का एक क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया? फूड ब्रेक डाउन। ठीक है, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन में मदद करते हैं, पहला रोल। दूसरा रोल इसका और क्या हो जाएगा? ये आपको डिफेंस में मदद करते हैं। कैसे भाई? जैसे हमारी एक WBC सेल है, ये मैंने एक WBC सेल दिखाई, वाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेज बोलते हैं इसे। तो ये जो WBC सेल है, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया, ठीक, तो इस बैक्टीरिया को ये सूडोपोडिया बना करके एनगल्फ कर लेगी, सेम जैसे अमीबा करता है। सूडोपोडिया निकाला सीधा अंदर, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आ जाएगा अंदर। तो अंदर आके डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक। ये सूडोपोडिया बढ़ाती चली जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व, ठीक है, मिल जाएंगी। और मिल जाएंगी तो ये सेगमेंट मैंने छोटा करके ऐसे दिखा दिया, ठीक। और फिर ये अपनी नॉर्मल शेप ले लेगा। तो नॉर्मल शेप ले लेगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट अंदर आ गया है, अब बैक्टीरिया जो अंदर आ गया है इसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई जिंदा तो खतरनाक है ना हमारे लिए, हमें बीमारी वगैरह दे देगा, डिजीज कॉज कर देगा। तो बस ब्रेक डाउन के लिए किसको बोला जाएगा सेल में? लाइसोसोम को। तो यही जो पूरा स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम के पास इसको भेज दिया जाता है और लाइसोसोम अपने एंजाइम इस पर रिलीज कर देता है। बस एंजाइम्स का जैसे इस पर छिड़काव किया, आगे आपको पता ही है क्या काम हो जाना है। बैक्टीरिया में जितने भी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब तोड़ दिए जाएंगे, बैक्टीरिया पूरा फिनिश, और इस तरीके से हम बच जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये लाइसोसोम डिफेंस में भी हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये सब रोल्स हैं लाइसोसोम के। और लाइसोसोम में ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? ER में, ठीक है। मॉडिफाई कहाँ होते हैं? GB में। तो इसलिए बोल देते हैं कि लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग लिख लो, कंप्लीट करो इसको। इसमें लिखेंगे ये सेल है, लाइसोसोम इस तरीके से दिखा लेना भाई, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। लाइसोसोम में क्या कंटेन है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें आगे लिखो नॉट फाउंड इन, अगला पॉइंट बना के लिखना, नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में लाइसोसोम के काम करने के लिए वैक्यूल वगैरह रहता है, इसलिए ज़रूरत नहीं रहती। नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। दूसरा फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, पहला फंक्शन ब्रेकडाउन ऑफ nutrients present in food, that is digestion। डाइजेशन में ही रोल हो गया उसका। और दूसरा प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फॉरेन ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बैक्टीरिया वगैरह तो बाहर से ही आए हैं ना, इसीलिए मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट्स आए हैं, इसलिए फॉरेन।
organisms. For example, WBC having ब्रैकेट में नाम लिख लो, मैक्रोफेज, डाइजेस्ट बैक्टीरिया थ्रू लाइसोसोम. ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए लाइसोसोम के. ठीक, तीसरी चीज़ आप लोग और एक लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, अलग से लिखना, कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. ठीक, दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज सुसाइडल बैग्स. तो इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर ऐसा सामान प्रेजेंट है कि गलती से भी अगर सोचो ये रप्चर हो गए, इनकी मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो सारा का सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा, और सारा का सारा कंटेंट अगर बाहर निकल गया तो बाहर तो पूरी सेल में यही है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, यही सब चीज़ें, सारी सेल में तबाही मच जाएगी और पूरी की पूरी सेल मतलब डाइजेस्ट हो जाएगी. फाइन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इनके अंदर ऐसा सामान है जिससे सेल अपनी ही खुद जान गंवा देगी अगर गलती से भी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए. ओके, तो यहाँ लिख लेना, इफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन gets ruptured, then all its enzymes digest the cell. ठीक है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? सुसाइडल बैग. फाइन, तो ये हो गया है कंप्लीट लाइसोसोम. तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? आप लोगों को न्यूक्लियस का रिवीजन करवाया, फिर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म स्टार्ट करा, उसमें ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स और लास्ट पढ़े लाइसोसोम. ठीक है, तो ये डायग्राम्स ज़रूर बना लेना, डायग्राम्स इग्नोर नहीं करने, स्किप नहीं करने. अगली क्लास में हम आगे के ऑर्गेनेल्स सीखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस लगेंगी, तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट ही हो जाएगा. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं. आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो. थैंक यू, बाय बाय.